महाजर जो वर्ड है इसकी कोई शनाख्त नहीं है, ये कोई कौम नहीं है कि जैसे कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बलोच हैं, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बंगाली, जितनी अक़वाम इकाइयाँ बसती हैं इस मुल्क में, वैसे ही एक बहुत बड़ी शिनाख्त, एक बहुत बड़ी तादाद महाजिर कौम की भी है। महाजर का मतलब ये होता है जो लोग हिजरत करके आते हैं तो उनकी कोई सकाफ़त नहीं होती है कि जॉन इलिया की शायरी को हटा दें तो इस मुल्क में अन्नान कुछ बचेगा। आप उमर शरीफ की हंसी को, आप मोइन अख्तर की तबसरों को अगर आप हटा दें तो क्या इस मुल्क में कुछ बचेगा? पाकिस्तान झंडा बनाने वाला मुहाजिर, पाकिस्तान झंडा लगाने वाला मुहाजिर, पाकिस्तान चलाने वाले मुहाजिर, CSP अफसरान मुहाजिर, ब्लैंक चेक देने वाले मुहाजिर, ओरिएंट एयरवेज देने वाले मुहाजिर, ये जो कहते हैं ना कि हमारी कुछ सकाफत नहीं है, तो हमें भी पता है कि धोती के ऊपर बनियान नहीं हुआ करती थी, बनियान के नीचे धोती नहीं हुआ करती थी। पूरी 20वीं सदी जो थी वो लासानी फसादात की नज़र हो गई। तो आप ये चाहते हैं कि जो 21वीं सदी है वो भी लासानी फसादात की नज़र हो जाए? भाई महाजिर तो छुरी भी नहीं रखते थे, सिवाय सब्जी काटने की छुरी के अलावा उनके पास छुरी नहीं होती थी। जब माए बहनें सरों पे कुरान रखकर हैदराबाद कच्चा किला पक्का किला पे निकलेंगी तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस वक्त कलम उठाया जाएगा या असला उठाया जाएगा? वो आपस में लड़ने लगे, चाहे वो हकीकी के नाम से हो, चाहे वो मुत्तहदा के नाम से हो। क्या उनको लड़वाने वाली कौन सी कुव्वतें थी? तो हम्माद सिद्दीकी हो, रेहान काना हो, अरशद केटू हो, फहीम कमांडो हो, फारूक दादा हो या फिर नईम शर्री हो, ये तमाम कौम के हीरोज इसलिए क्योंकि ये अपनी ज़ात के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे थे, ये एक महाजिर शिनाख्त के लिए उस कौम को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आप मुतालबा करते हैं कि हमें एक नया सूबा चाहिए, और आपको लगता नहीं है कि इससे इश्तियाल फैलेगा? जो सिंधी कम्युनिटी हमारे भाई हैं वो ये कहते हैं कि जिस सिंध में वो आए हैं, जिस सिंध का वो खाते हैं, तो इससे तो नफरतें और बढ़ेंगी। पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन सिंध का खा रहा है जनाब? और ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ये वो हैं जो सिंधु देश के माइंडसेट है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अगर सिंध को तोड़ना, सूबा बनाना गद्दारी है तो भाई ये आइन में लिखा है, और किसका दिया हुआ आइन है? भुट्टो साहब का दिया आइन है ना। तो अगर जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन में ये चीज दर्ज है तो फिर सबसे पहले तो आप उनके ऊपर इल्जाम लगाओ कि सिंध तोड़ने की साजिश वो कर रहे हैं। सिंधु देश वाले भी सुन लें, सिंध के कौम परस्त भी सुन लें, वडेरे भी सुन लें, जागीरदार भी सुन लें, सरमायादार भी सुन लें, कराची समेत सिंध के तमाम जो शहरी इलाके इंशाल्लाह वहाँ पे सूबे बनेंगे, डंके की चोट पे बनेंगे, रेफरेंडम के जरिए बनेंगे। इतने मुनाफिक हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, इतने मुनाफिक हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तो सूबे की डिमांड को कह रहे हैं, वहाँ इन्होंने कहा है अपनी हुकूमत में कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबे का दर्जा देंगे। बिलावल हाउस से निकले, 65 अरब रुपए की शारा भुट्टो पे चढ़े और शारा भुट्टो से सीधा काठोर जाएं, काठोर से अपने लाड़काना निकल जाएं। ये कैसी 18वीं तरमीम है जिसने मुझसे मेरा रोजगार छीन लिया? ये कैसी 18वीं तरमीम है जिसने मुझसे मेरा फंड छीन लिया? ये कैसी 18वीं तरमीम है जिसने मुझसे मेरा लोकल गवर्नमेंट का निजाम छीन लिया? जुल्फिकार मिर्जा इनका आउटफिट नहीं था? जुल्फिकार मिर्जा इनका बच्चा नहीं था जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बोला था कि मैंने 2.5 लाख कलाशन के असले, वेपन के असले, राइफल के असले दिए, और इसलिए दिए वो शादियों में चलाने के लिए नहीं दिए, तुम्हारा जिनोसाइड करने के लिए दिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हन्नान कायम खानी और आप देख रहे हैं बुर्दो। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में हैं बैरिस्टर हसन खान जो सरबराह है मुहाजिर टीम पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो टीम मुहाजिर पाकिस्तान है ये क्या है, इसका मकसद क्या है? अनान, टीम महाजिर पाकिस्तान एक बेसिकली पाकिस्तान बनाने वालों की जो औलादें हैं उनकी एक टीम है, और उसके उस पहराए में इसका नाम टीम महाजिर पाकिस्तान रखा है। और इसका जो मकसद था बेसिकली, उसका मकसद बेसिकली कल्चरल एक फोरम था, सकाफ़ती तंजीम बनाई हुई थी, और जिससे महाजिर कल्चर डे भी मनाया गया, और उसी के तर्ज से महाजिर कल्चर डे के हवाले से अभी हमने जो हाल ही में 9,500 से 10,000 लोगों का जो कोरंगी के अंदर कोरंगी 3.5 नंबर पे जो जलसा किया था, बेसिकली तो वो अवामी इज्तिमा था बट वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके अलावा जो मतलब कि ये हमने कल्चरल फोरम एक बनाया था, और कल्चरल फोरम के साथ साथ ये फिर एक मुहाजिर कौम की उन नौजवानों की एक ये डिमांड बन गया कि इसको हम एक कराची के शहरी सिंध के जो नौजवान 21वीं सदी के जो अपने आप को मुहाजिर कहते हैं, उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, या जो हिजरत करके आए उनका नाम दिया जाता है, उनकी नुमाइंदगी करे गैर सियासी अंदाज में,
जो सकाफ़त की बहाली भी की जाए, जिसमें सकाफ़त का प्रचार हो, शिनाख्त के ज़ामिन हो, और अपनी शिनाख्त और सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए अपने आइनी और जायज़ हुकूक की जद्दोजहद करने वालों की एक टीम है, जिसको टीम महाजिर पाकिस्तान कहा जाता है। काफ़ी लोग ये सवाल उठाते हैं कि महाजिर जो वर्ड है इसकी कोई शनाख्त नहीं है, ये कोई कौम नहीं है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? वो मेरे ख्याल में अहमकों की जन्नत में रहते, मेरे नज़र में तो यही बात है। अगर ऐसा होता कि महाजिर कोई कौम नहीं होती या कोई शनाख्त नहीं होती, तो 20 लाख जानों के नजराने को आज तक हर कौम कैच नहीं करवा रही होती। हम तो उसको पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जबकि दीगर अक़वाम के जो बड़े लोग हैं, जो दीगर अक़वाम जो इस मुल्क में इकाइयाँ बसती हैं, उनके जो बड़े रहनुमा हैं, जो बड़े सियासी काबरीन हैं, वो कहते हैं, वो उसको इस कुर्बानियों को जो है वो कैच करवाते हैं। और अगर ये महाजिर शिनाख्त नहीं होती, अगर ये महाजिर कौम नहीं होती, तो हालिया 2024 में जो DGISPR के ऑफिशियल पेज से नगमा रिलीज़ हुआ था 14 अगस्त का, उस 14 अगस्त के नगमे में 70 साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मुहाजिर लफ्ज़ को, मुहाजिर परचम को और 21वीं सदी के नौजवानों की उस रैली को कैप्चर किया गया था। और ये इंडोर्समेंट दी गई थी कि जैसे कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बलोच हैं, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बंगाली, जितनी अक़वाम इकाइयाँ बसती हैं इस मुल्क में, वैसी एक बहुत बड़ी शिनाख्त, एक बहुत बड़ी तादाद मुहाजिर कौम की भी है, जो कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में और दीगर अज़ला के अंदर बसती है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जिस कौम ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, जो वसी तर कौम हो, जिसकी मादरी ज़बान इस मुल्क की कौमी ज़बान हो, जिसके सकाफ़ती खाने इस मुल्क के कौमी खाने हो, जिस कौम की सकाफ़ती खेल इस मुल्क का कौमी खेल हो, वो कैसे हो सकता है कि बगैर वो कौम, वो मुहाजिर लफ्ज़ जो है वो ना कोई शनाख्त रखती हो, ना कोई कौम हो या सकाफ़त हो। जब हमने अपनी ज़बान दी तो ये पाकिस्तान ने बोलना शुरू करा था, या उससे पहले तो पाकिस्तान की ज़बान नहीं थी ना कोई। हमारी मादरी ज़बान हमने पाकिस्तान को दी तो वो कौमी ज़बान उर्दू बनी, जो आज पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। सिर्फ महाजिर क्यों, कराची में और भी तो अक़वाम बसती हैं, उन पर भी आवाज़ जो उनके लिए आवाज़ बुलंद की जा सकती है। हन्नान देखो, सबसे पहले हमने जब ये, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा इरादा नहीं था, ये तो वो कहते हैं ना कि इंसान को मंजिल तक जाने के लिए कौन कौन से रास्ते में चीज़ें आती हैं और किस रास्ते का कब तयन करना पड़ता है, ये तो जब आप सफ़र पे निकलते हो तो ही पता लगता है। तो हमने तो जब ये तंजीम बनाई थी, मेरे साथ जितने नौजवान हैं उन्होंने जब ये तंजीम की बुनियाद डाली थी, तो हमें नहीं अंदाज़ा था कि अल्लाह ताला को हमसे ये काम लेना होगा कि 2020 से हम चले थे और आज 26 में हम तो ये सोच के निकले थे कि हम 150-200 नौजवान होंगे, वो 24 दिसंबर को अपना कल्चर डे मनाएंगे, 24 दिसंबर को अपना कल्चर डे मनाकर अपने घरों को वापस चले जाएंगे। हमें ये मालूम ही नहीं था कि 2020 के 24 दिसंबर के दिन के बाद ही तो हमारी स्ट्रगल शुरू होनी है, और तब से लेके आज तक हम सफ़र के अंदर हैं। चाहे शहर कराची में किसी डंपर से हलाकत का वाक़या हो, चाहे शहर कराची में गुल प्लाजा सानिया का वाक़या हो, चाहे शहर कराची के अंदर मुख्तलिफ फ़िरक़ों की आपस में हम आहंगी का मसला हो, टीम महाजिर पाकिस्तान का एक एक कारकुन, एक एक ज़िम्मेदार और मरकज़ी कायदीन हर जगह सफ़े अव्वल में आपको खड़े नज़र आएंगे। तो लोग ये सवाल करते हैं कि चूँकि मुहाजिर है, मुहाजिर का मतलब ये होता है जो लोग हिजरत करके आते हैं, तो उनकी कोई सकाफ़त नहीं होती है कि जब आप लोगों ने कल्चर डे मनाया था तो इस पर बहुत सवाल लोगों ने किए थे कि भाई उनकी कोई सकाफ़त नहीं होती जो हिजरत करके आते हैं। अब उनकी सकाफ़त की मैं क्या मिसाल दूँ, जो कहते हैं हमारी तारीख़ 5000 साल पुरानी तारीख़ है, और मैं किसी की उसकी दिल आज़ारी नहीं करूँगा, सारे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ उठना बैठना भी है, लेकिन हमारी सकाफ़त पे जो कमेंट करते हैं, बेसिकली अगर मैं अपनी सकाफ़त की बात करूं, हमारी सकाफ़त पे जो लोग कमेंट करते हैं उनको ये तो सोचना चाहिए कि ये वसीतर कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता और अपने हर जज्बे से सरशार हैं, और बेसिकली तो पाकिस्तान हम अपने कांधों पे लेकर आए थे ना। और जिन इलाकों में पाकिस्तान बना, तो क्या तारीख नहीं पता कि इन इलाकों में पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान चली थी या नहीं? तहरीक पाकिस्तान जिन इलाकों में चली वो इलाके तो पाकिस्तान में आए नहीं, लेकिन जिन इलाकों में तहरीक पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का परचम उठाया और बुलंद किया, वो हिजरत करके इस मुल्क में आए थे। तो हमने तो अपनी सकाफत में राजा साहब महमूदाबाद दिए,
हमने तो अपनी सकाफत में सेठ दाऊद दिए, हमने अपनी सकाफत में सर आदमजी दिए, हमने अपनी सकाफत में अब्दुल कदीर खान, हमने अपनी सकाफत में मोइन अख्तर, हमने अपनी सकाफत में उमर शरीफ, हमने अपनी सकाफत में सर सैयद अहमद खान के शऊर दिया। तो जो ये बात करते हैं कि मुहाजिरों की सकाफत नहीं है, मुहाजिरों की सकाफत तहजीब, मुहाजिरों की सकाफत तालीम, मुहाजिरों की सकाफत अमन, मुहाजिरों की सकाफत मोहब्बत, और उस तमाम चीज़ों का प्रचार करते हुए जब हम वाइट कुर्ता पजामा पहन के शहर में निकलते हैं तो वो एक अमन का, मोहब्बत का, भाईचारगी का इसका एहसास दिलाता है। तो ये जो कहते हैं ना कि हमारी कोई सकाफत नहीं है, तो हमें भी पता है कि धोती के ऊपर बनियान नहीं हुआ करती थी और बनियान के नीचे धोती नहीं हुआ करती थी, और कितनों को तो बाथरूम भी मुयस्सर नहीं थे, और कितने गुलामाना जहन के थे जो आज भी कब्ज़ा माफिया हैं, और वो पहले भी कब्ज़ा माफिया थे। तो उनको सोचना चाहिए कि हमने शेरवानी भी उस टाइम से देखी, हमने 3 पीस सूट भी उस टाइम से देखा, हमने जिना कैप हम बनाने वाले, जिना कैप हम और इंट्रोड्यूस कराने वाले। तो यार आपकी सकाफत तो मैं क्या ही बोलूँ। पाकिस्तान में जो कौमी जितने खाने हैं, चाहे वो निहारी है, चाहे वो बिरयानी है, क्योंकि कल्चर क्या होता है, सकाफत, खाना पीना, तहजीब, ज़बान उर्दू है। यहाँ पर आप देखें कुर्ता पजामा और अचकन जो है वो पहनी जाती है। तो ये सब तो मुहाजिर सकाफत की देन है। मुहाजिर सकाफत की देन आपके सामने जॉन इलिया हैं, मुहाजिर सकाफत की देन आपके सामने वो तमाम सूफ़ी हैं, मुहाजिर सकाफत की देन आपकी ये कवाली हैं, मुहाजिर सकाफत की देन आपका पान है जिसमें से उर्दू की मिठास आती है, मोहब्बत की मिठास आती है। मुहाजिर सकाफत की मतलब कि ये मुल्क में से ऐसी, यू नेम इट हन्नान, यू नेम इट, कि इस मुल्क में से कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको आप हटा दोगे तो पाकिस्तान के अंदर क्या रह जाएगा। पाकिस्तान का झंडा बनाने वाला एक मुहाजिर था। पाकिस्तान झंडा बनाने वाला मुहाजिर, पाकिस्तान झंडा लगाने वाला मुहाजिर, पाकिस्तान चलाने वाले मुहाजिर, CSP अफसरान मुहाजिर, ब्लैंक चेक देने वाले मुहाजिर, ओरिएंट एयरवेज देने वाले मुहाजिर, मादर मिल्लत का खिताब फातिमा जिन्ना को देने वाले मुहाजिर, उनके लिए उनके हिफाजत में मामूर होने वाले, जिनके नाम से शौदा उर्दू चौक आज तक मंसूब है, वो मुहाजिर जिन्होंने अय्यूब खान की उस टाइम की आमरीत को, गौहर अय्यूब की उस टाइम की बर्बरियत को, जिन्होंने खड़े होकर हरावल दस्ते में जिन्होंने फातिमा जिन्ना को हिफाजत दी थी, जिनकी तहरीक पाकिस्तान से लेकर फातिमा जिन्ना की कैंपेन चलाई थी, फातिमा जिन्ना की कैंपेन से लेकर हर दौर की आमरीत को जिन्होंने मुंह दिया था, वो तमाम के तमाम ही मुहाजिर थे ना। आप अब्दुल सरदार नश्तर की अगर आप सकाफत को हटा दें तो पाकिस्तान में कुछ रहेगा। आप कायदे मिल्लत लियाकत अली खान के उस मुक्के को हटा दें तो पाकिस्तान में कुछ बचेगा। चलें उसको भी छोड़ें, आप अब्दुल कदीर और उसके एटम बम को हटा दें तो इस मुल्क में कुछ बचेगा। आप जॉन इलिया की शायरी को हटा दें तो इस मुल्क में अन्नान कुछ बचेगा। आप उमर शरीफ की हंसी को, आप मोइन अख्तर की जो है वो मज़ाहिया तबसरों को अगर आप हटा दें तो क्या इस मुल्क में कुछ बचेगा। आप T20 चैंपियंस ट्रॉफी के सरफराज अहमद के दिए हुए वर्ल्ड कप को हटा दें तो इस मुल्क में कुछ बचेगा। तो देखें, मुहाजिर कौम एक कौम नहीं है, ये एक नज़रिया है, एक पहचान है इस मुल्क के लिए। मैं तो हर अपने बयानात में कहता हूँ कि पाकिस्तान लाजिम और मुहाजिर मलजूम है। दोनों के बगैर, मुहाजिरों के बगैर पाकिस्तान अधूरा है और पाकिस्तान के बगैर मुहाजिर अधूरा है, क्योंकि हमने एक ही हिजरत की थी तारीख की सबसे बड़ी, और हम ये अहद कर निकले थे कि जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ से कोई दूसरी बड़ी हिजरत नहीं होगी, बल्कि उस मुल्क को हम इस मकाम पर इंशाल्लाह लेकर जाएंगे कि ये मुल्क लोगों को कर्जे दिया करेगा। और आपने माजी में देखा है, तारीख गवाह कि ये मुल्क जापान को भी कर्जे देता था, ये मुल्क चाइना को भी कर्जे देता था, और आज आपके सामने है कि जिनके हाथों में मुल्क गया तो मुल्क कर्जदार हो गया। तो आपका जो फोरम है टीम मुहाजिर पाकिस्तान, आपने कहा कि ये कल्चरल फोरम है जिसका मकसद है कि मुहाजिरों के जो कल्चर है उसको प्रमोट करना। तो ये सियासत की तरफ भी जाएगा, क्योंकि मुहाजिर सियासत ने कहीं ना कहीं कराची में लोग कहते हैं कि बोरीबल लाशें भी दी हैं। पूरी 20वीं सदी जो थी वो लासानी फसादात की नज़र हो गई। तो आप ये चाहते हैं कि जो 21वीं सदी है वो भी लासानी फसादात की नज़र हो जाए? देखिए, आपके इसमें 2 सवाल हैं, मैं थोड़ा सा तवील इसका जवाब दूंगा। पहला आपने सवाल मुझसे किया
हमारे फोरम के हवाले से। फिलहाल ये गैर सियासी फोरम है, लेकिन अगर आगे सियासत में ज़रूरत पड़ी, जिस तरह मैंने कहा ना, जब हम सकाफत में उतरे तो हमें नहीं पता था कि खिदमत की तरफ भी जाना पड़ेगा, तो आज हम गैर सियासी तौर पे खिदमत की तरफ आए, एक प्रेशर ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गए। तो अगर आगे आवाम की हिमायत के साथ, अवामी जज्बे के साथ, अवामी कुव्वत के साथ, शहर की पुकार के साथ अगर हमें सियासत में जाना पड़ेगा और सियासी रुख इख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रीट पॉलिटिक्स का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नहीं होगा, वो फिर हम बाद में फैसला करेंगे। लेकिन अगर फिलहाल हम गैर सियासी हैं, आगे हमें सियासत करनी होगी, तो फिर हम अपनी आवाम से, अपनी कौम से, कराची की हर इकाई से हम उनको ऑन बोर्ड लेकर, उनकी एतमाद लेकर, उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके हम इंशाल्लाह आगे सियासत में भी उतरेंगे। अभी ना मेरा कोई ऐसा इरादा है, ना मेरे नीचे जो मेरी जिम्मेदारान और हमारे कारकुनान हैं उनका ऐसा इरादा है। आगे आ जाते हैं कि लसानी फसादात। अच्छा, देखें, बात यह है कि 20वीं सदी की आपने बात की, लसानी फसादात। तो क्या लसानी फसादात क्या 20वीं सदी में आप मुझे आज एक तारीख बता दें, मैं भी पूछता हूं, चले आपके पॉडकास्ट से देखने वाली व्यूअरशिप से पूछूंगा मैं, क्या कभी ऐसी कोई तारीख रही है कि जिसमें महाजिरों की तरफ से एक पत्थर भी मारने की पहल हुई हो? कस्बा अलीगढ़ हमने किया था, कच्चा किला पक्का किला हमने किया था, 30 सितंबर हमने किया था, 1960 में जो फातिमा जिना की हिफाजत में मामूर जो शौदा उर्दू पे 10 लोग लियाकताबाद में शहीद हुए थे, वो हमने किए थे। हमारे साथ तो ये मजालिम हुए हैं और हम विक्टिम हैं। हम उसके अंदर जो हैं वो कल्प्रिट्स या परपरेटर्स नहीं है, हम उसमें विक्टिम हैं। हमारी तारीख उठा के देखी जाए अगर मुहाजिरों की, कराची में या शहरी सिंध में रहने वालों की, तो वो उसके विक्टिम रहे। ज़मीनें हमसे छीनी गई। हम जब पाकिस्तान आए तो हमें कहा पाकिस्तान आगे है, पाकिस्तान आगे, हाथ हिला दिए गए। तो ये विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है? हमसे, हमारे अजदादों से, हमारे बुजुर्गों से जब वो इंटरव्यूज देने जाते थे कमीशंस के, तो उनसे पूछा जाता था कि तुम पीछे से कहां से हो? वो बताते थे हम पीछे से मीरपुर खास से हैं, या हैदराबाद से, नवाब शाह से, मीरपुर खास से, सखर से। वो बोलते थे पाकिस्तानी है, वो बोलते थे नहीं, आप ये बताएं इंडिया से कहां से हैं। जब ये पूछा जाता था ना, तो हमारे अजदाद भी चौंकते थे थोड़ी देर के लिए, वो भी जो है वो स्टंडेड हो जाते थे कि ये सवाल क्या हो रहा है हमसे। और जब वो बता देते थे अनफॉर्चुनेटली कि हम यूपी से हैं, सीपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, आगरा से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, फिर कहा जाता था अच्छा आप मुहाजिर हैं। आपने ये तो बताया कि हमारे साथ जो है वो जुल्म हुआ था, मुहाजिरों ने कभी पहल नहीं की है, पहले पत्थर नहीं मारा। चाहे वो हम पक्का किला का वाक़या देखें, या फिर हम देखें कि किस तरह से 1988 में जो हैदराबाद में मुहाजिरों के साथ हुआ था, यानी कि पहल हमने नहीं किया। पर उसके बाद जिस तरह से मुहाजिर कौमी मूवमेंट नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, पहले वो APMSO थी, फिर उसने जिस तरह से हथियार उठाए, अल्ताफ़ हुसैन का एक बड़ा मशहूर बयान है कि TV DVD बेचकर हथियार उठाओ। तो उसके बाद फिर पूरी 80 और पूरी 90 की दिहाई हम देखें तो एक ना रुकने वाले लसानी फसादात शुरू हो गए थे। तो ये भी तो एक हकीकत है कि ये सब मुहाजिर कौम परस्ती है, उसके नाम पर हुआ था, मुहाजिर सियासत के नाम पर हुआ था। हन्नान, देखो, पहली बात तो वो बयान मैंने लाइव कभी अपनी नज़रों से नहीं देखा, जाहिर सी बात उस टाइम हम पैदा ही नहीं हुए थे। बट तारीख यही बताती है कि बानी MQM ने जो है उस टाइम पे इस किस्म की कोई बात की थी जिसको प्रोवोकेशन स्टेटमेंट कहा गया ना। बुशरा ज़ैदी हो चुका था, ये स्टेटमेंट उस वक्त जब आया है, बुशरा ज़ैदी हो चुका था, कस्बा अलीगढ़ हो चुका था, सानिया कच्चा किला पक्का किला हो चुका था। जब सीरीज ऑफ द इवेंट तवातुर के साथ जब ये चीज़ें होंगी, तो आप मुझे बताएं आपके घर में कोई कूदेगा? और आपके घर में भाई महाजिर तो छुरी भी नहीं रखते थे, सिवाय सब्जी काटने की छुरी के अलावा उनके पास छुरी नहीं होती थी। और अगर इस मुल्क में एक एडवांटेज दिया हुआ है, इस मुल्क में ये चीज़ मौजूद है कि आप लाइसेंस याफ्ता असला रख सकते हैं, भाई पाकिस्तान की हुकूमत दे रही है ना लाइसेंस। और आज आफाक अहमद भी तो वही बात कर रहे हैं ना कि आईफोन अपने बेचो, मोबाइल बेचो, असला खरीदो, ये मोबाइल तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। असला तो असला रखा जाता है अपनी हिफाजत के लिए। पर सर ये वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। उसी तरफ आ रहा हूँ ना, अपनी हिफाजत के लिए रखा जाता है असला ना।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अच्छी से अच्छी तलवार रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे खाने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन 9 तलवारें उनके घर में एट अ टाइम मौजूद होती थी। तो जब आपकी माओ बहनों की इज्जतें पामाल होंगी, जब माएँ बहनें सरों पे कुरान रखकर हैदराबाद कच्चा किला पक्का किला पे निकलेंगी, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस वक्त कलम उठाया जाएगा या असला उठाया जाएगा। और अगर असला उठा तो उस असला उठाने के बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी भी देखनी चाहिए कि वो आपको मजबूर किया गया कि आपको सेल्फ डिफेंस में असला उठाना है। उसके बाद इस कौम को वेपनाइज किया गया, आइसोलेट किया गया और मीडिया पे जो है स्कैंडलाइज और डीमोरलाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से दुनिया के सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने ये एक पहचान दे दी गई कि मुहाजिर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुहाजिर जो हैं वो मिलिटेंसी की तरफ है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको इतने नाम अभी पॉडकास्ट के अंदर गिना दिए, वो सब क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे? लेकिन जब आपकी कौम के ऊपर जुल्म होगा, आपकी कौम की माओ बहनें जब सरों पे कुरान लग कर लेकर आएंगी, जब मर्द हजरात नौकरी के लिए कस्बा अलीगढ़ के लिए अपने घरों से सुबह ही सुबह निकलेंगे और बच्चों को उछाल उछाल कर आग के कुओं में फेंका जाएगा, तो जनाब फिर सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी कौम हो वो असला उठाएगी। पठान नहीं कहता कि हमारा जेवर असला है। बुकटी कबीले ने क्या पूरे के पूरे जो कंटेनर्स हैं वो एसएमजीज के और पता नहीं कितनी जदीद राइफल्स के असले, अकबर बुकटी साहब जब चलते थे अपना कॉन्वाय लेके, क्या उनके पास एक से एक रियासती असला नहीं होता था? क्या ये जो कच्चे में जो डाकू बैठे हैं, जिनके पास लॉन्चर हैं, जिनके पास एलएमजीज हैं, वो कहाँ से आई हैं? उनसे कोई ये सवाल नहीं करता कि आपने असला रखा है, आप वायलेंस की तरफ है आप, जबकि ये तो कहते हैं हम मिठास वाली कौम है, हम होल हार्टेडली एक्सेप्ट करने वाली कौम है। तो देखिए, जब आपकी कौम के ऊपर विक्टिमाइजेशन होगी तो फिर सेल्फ डिफेंस, आपका आइन भी कहता है, आपका कानून भी कहता है, आपका दीन भी कहता है कि अगर सेल्फ डिफेंस में उठाया गया असला और चलाया गया असला सेल्फ डिफेंस का है, तो फिर उसके ऊपर जो है ना कोई सजा बनती है, और वो फिर असला जो है वो आपने अपने सेल्फ डिफेंस में उठाया तो तारीख ने देखा, इसमें क्या गलत बात है? पर सर, महाजिर जो है उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उठाया, ऐसा आप कह रहे हैं, पर आपस में भी तो वो लड़ रहे थे, क्योंकि पूरी 90s की आप दिहाई देखें तो महाजिर जिन्होंने असला उठाया था अपने सेल्फ डिफेंस में, वो आपस में लड़ने लगे, चाहे वो हकीकी के नाम से हो, चाहे वो मुत्तहिदा के नाम से हो, और फिर महाजिर सियासत से बहुत दूर हट गए। अफसोसनाक अमल था ये। लेकिन देखिए, हमें बज़ाहिर तो ये दिखाया जा रहा था कि आफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन लड़ रहे, बज़ाहिर ये दिखाया गया ना तारीख ने। उसके पीछे के अज़ाइम, उसके पीछे के मकासद क्या थे? क्या उनको लड़वाने वाली कौन सी कुव्वतें थी, उनको खड़ा करने वाली कौन सी कुव्वतें थी एक दूसरे के सामने? उस पस मंज़र में हम नहीं जाते। और उसमें मेरे ख्याल में बहुत सारे मुहाजिर अकाबरीन जो है ना, और बहुत सारे ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं जो अब रिटायर हो गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी किताबों में, अपने इंटरव्यूज़ में जो है वो वाइट वॉश कर दी हैं, वॉश आउट कर दी हैं, कि वो जो 92 वाला जो फेस था, 19 जून 1992 ऑनवर्ड्स 95 तक का जो पीरियड था, उसके अंदर वो लाशें, वो फसादात और वो जो है वो पर्सनल हेट्रेसी किस एक पर्टिकुलर तबके की नीड थी और किसकी डिज़ायर्स थी, वो सब आज पब्लिक हुई हुई है। लोग जाएं, आपकी व्यूअरशिप देखें, उसको पब्लिक हुई हुई है वो सब चीज़ें। मुहाजिर सियासत पर बात करते हैं कि आज के टाइम पे मुहाजिर सियासत को आप कहाँ देख रहे हैं कि जो कराची का इतनी बड़ी जिसकी आबादी है, उसको क्या मुहाजिर लफ्ज़ पर एक किया जा सकता है? 2020 में मेरे ख्याल में अब इस बात में कोई कबाहत तो नहीं रह गई। अगर हमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक आना होता, सेटबैक आना होता, तो हमें 2020 में आ जाता। 2020 तो एक टर्निंग पॉइंट था ना इस कौम के लिए, कि एक शहर जिसमें मुहाजिर नारा पिछले कोई बहुत अरसे से नौजवान नस्ल जो 2020 में आप लगा लें 18 साल के लड़के थे, 17 साल के, 20 साल के, उन्होंने वो मुहाजिर नारा, वो मुहाजिर आइडेंटिटी, वो मुहाजिर आइडियोलॉजी नहीं देखी थी। लेकिन 2020 वाज अ टर्निंग एंड अ टेस्टिंग पॉइंट फॉर दिस होल कम्युनिटी, कि जिस अंदाज में हज़ारों की तादाद में कराची से लेके सखर तक नौजवान निकले, फिर 2021 में, 22 में और आज तक निकल रहे हैं हर 24 दिसंबर को। और तो इसका मतलब है कि रिवाइवल ऑफ मुहाजिर पॉलिटिक्स, रिवाइवल ऑफ मुहाजिर आइडेंटिटी, रिवाइवल ऑफ मुहाजिर कल्चर वापस आ रहा है और रिवाइव हो रहा है, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपकी रियासत उसको एक्सेप्ट कर रही है, इट मीन्स कि एंडोर्समेंट है कहीं ना कहीं, एक्सेप्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं। और जिस कौम को पहले सियासी कौम कह के
आइसोलेट कर दिया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई दूसरी कौम, सियासी कौम की नज़र से नहीं देखती, बल्कि मुहाजिर कल्चर डे में पठान भी आता है, मुहाजिर परचम बुलंद करता है, सिंधी भी आता है। वो सिंधी जो पाकिस्तान का वफादार सिंधी है, वो सिंधी जो कराची से मोहब्बत रखता है, कहता है कराची हम कमाने आते हैं, कराची हमें रोज़गार देता है, वो सिंधी की मैं बात करूँगा। वो पंजाबी जो कराची को अपने सर का ताज मानता है, वो तमाम लोग मुहाजिर कल्चर डे में आते हैं। हमारा कुर्ता पजामा, हमारी जो राजस्थानी शॉल है, जो हमारी सकाफ़त है, वो पहनकर हमारी सकाफ़त में शरीक होते हैं। तो इसका मतलब है, और आज हमारी कौम का एक कौमी परचम हमें जो मिल गया, हमारा जो मुहाजिर परचम है, सफ़ेद से लाल रंग से मुहाजिर लिखा हुआ। पहले एक जमात का परचम चलता था ना, मुहाजिर आइडेंटिटी को जो एक्सपोज करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद परचम पर लाल रंग से महाजिर लिखा हुआ परचम इस कौम की शिनाख्त, इस कौम का बेंचमार्क सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्सेप्टेबिलिटी भी है इस कौम की, इस कौम का रिवाइवल भी हो रहा है, और आगे जाके इंशाल्लाह ये कौम अपने हुकूक भी लेगी। तो जो मुहाजिर सियासत थी, आपने कहा कि जो लोग हैं वो मुहाजिर लफ्ज़ से दूर हो गए थे, दूर किसने किया था? इस पर आप समझते हैं कि एक जो जिस तरह से मुहाजिर कौम जो थी पूरी, उसके जो नौजवान थे वो अल्ताफ़ हुसैन के शख्सियत के इर्द गिर्द घूमने लगे थे, और जो MKM का झंडा था जिसमें पहले मुहाजिर लिखा होता था, वो मिटा के जिस तरह से जी अल्ताफ़ हुसैन लिखा हुआ था, इससे मुहाजिर सियासत को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा। तारीख़ तो यही बताती है कि उससे नुकसान हुआ। अब जाहिर सी बात है, वो उनका पॉलिटिकल यू टर्न कह लें, उस वक्त की उनकी शायद ज़रूरत हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो उस टाइम बनी 97 में, मूवमेंट से 97 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद भी कोई ख़ासा अचीवमेंट नहीं हो सकी, बल्कि आज अगर कौम दोबारा उस स्ट्रगलिंग फेस में है ना कहीं जिसमें वी आर फाइटिंग फॉर दी राइट्स, तो सेकेंडरी हैं, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग फॉर द महाजिर आइडेंटिटी। हम आज भी मुहाजिर आइडेंटिटी लेके कहीं ना कहीं घूमते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में शक व शुबात होते हैं कि ये सियासी आइडेंटिटी है जो 80% तक जो है वो धुल चुकी है। लेकिन उससे कौम को भी नुकसान हुआ। कौम की जो जनरेशन बड़ी हो रही थी उस टाइम पे, उसने एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मुहाजिर लफ्ज़ को ना सुना ना देखा, जिसकी वजह से लोग 2020 से पहले बहुत ही डिस्टेंट हो गए थे इस वर्ड से और इस शनाख्त से। आपने कहा था कि फ़हीम कमांडो हैं, सहूलत मिर्ज़ा हैं, फ़ारूक दादा हैं, रेहान काणा है, तो आपने कहा था कि ये हमारे हीरो हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप इन्हें हीरो क्यों कहते हैं, वजह क्या है? इन्होंने मुहाजिर कौम के लिए ऐसा क्या किया है? देखिए, मेरी नज़र में हर वो शख्स हीरो है जिसने कहीं ना कहीं मुहाजिर कौम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो ना। अच्छा, अब ये जितनी उर्फियत आपने गिनाई ना, फ़हीम फारूकी नाम था उनका, फ़हीम कमांडो पड़ गया। फ़हीम कमांडो नाम उनके घर वालों ने तो रखा नहीं था। फारूक दादा जो थे, उनका नाम बेसिकली जो था वो दादा इसलिए पड़ा क्योंकि बल्दिया में एक वो टर्मिनोलॉजी चलती थी, उनके वालिद साहब के नाम के साथ भी यूसुफ दादा लगता है। वो शायद उस कम्युनिटी जो इनकी पटनी कम्युनिटी है, फारूक पटनी नाम था उनका, उस पटनी बरादरी में दादा भाई को कहते, कोई ऐसे ही कोई इनकी जो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ऐसा ही कुछ है, बट मुझे सही से मालूम नहीं है। कल आपके नाम के आगे भी हन्नान लॉन्चर लग सकता है, पता है आपको? ये तमाम नाम जो है ना वो कौम ने नहीं दिए थे भाई। ये तमाम लड़के, सहूलत मिर्ज़ा हो, हम्माद सिद्दीकी हो, उसके साथ साथ रेहान काना हो, अरशद केटू हो, ये सब इसलिए हीरोज़ हैं क्योंकि ये अपनी कौम के लिए वो जद्दोजहद के अंदर हिस्सा थे जहां महाजिर शिनाख्त को मनवाना था। ये भी तो उसका पार्ट रहे ना। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम की रियासत ने ये फैसला दे दिया था, अनअनाउंस्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये फैसला था कि इनको क्रिमिनलाइज करना है। तो मीडिया के सामने FIR कटती थी तो उसके सामने आगे कोई एक उर्फियत लिख दी जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नाम जिस दिन FIR हो, अल्लाह ना करे आप पे हो, लेकिन जब कभी FIR हो ना तो आपके नाम के आगे जो उर्फियत लगेगी, दुनिया आपको दहशतगर्द समझेगी। भाई वो कैसे मुझे आप बताएं, वो दहशतगर्द कैसे थे? क्या उनके ऊपर कोई केस साबित हुआ? क्या उनके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ द लॉ में कोई ट्रायल चला? फारूक दादा को
कौन से खास पुलिस अफसर ने मारा था? आपको क्या तारीख नहीं पता? क्या उसने अपने 12 इंटरव्यूज के अंदर इस बात का कन्फेशन नहीं दिया कि फारूक दादा को मैंने मारा था, इनकाउंटर में मारा था? झूठा इनकाउंटर था। आप अगर कानूनी आईनी तौर पे चलते, फहीम फारूकी को मारा, तो अगर आप आईनी कानूनी तौर पे चलते तो आप कोर्ट ऑफ द लॉ में प्रोड्यूस करते ना उनको। लेकिन आपने कोर्ट ऑफ द लॉ में इसलिए प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि उस टाइम की 93 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी और आसिफ अली जरदारी साहब वफाकी वजीर थे उस काबीना में, उनका ये फैसला हुआ था कि हमें इनको एलिमिनेट करना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमिनेशन करनी है उनकी। और फिर उस वक्त इनकी हुकूमत बरतरफ की गई थी। वो प्रोक्लेमेशन लेटर ऑर्डर जो है ना, वो आज तक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इनकी हुकूमत क्यों बरतरफ की गई थी। तो उस टाइम के पुलिस अफसर ने जब इनको गैर कानूनी और जाली इनकाउंटर दिखा के मारा था ना, जिनके नाम आप ले रहे हैं और जो कौम के हीरोज हैं, उसके एवज करोड़ों रुपए की भारी रकम भी वसूल हुई थी। इस्लामाबाद में इनको एक बंगला भी दिया था, जिसका ये एतराफ आज समा के इंटरव्यूज में और मुतादिद पॉडकास्टों के अंदर कर चुके हैं अपने। तो हम तो उनको हीरोज इसलिए कहते हैं जो भी महाजिर नाम पर, हम्माद सिद्दीकी हो, मैं फिर आपको दोहरा देता हूं, हम्माद सिद्दीकी हो, रेहान काना हो, अरशद केटू हो, फहीम कमांडो हो, फारूक दादा हो, या फिर नईम शर्री हो, ये तमाम कौम के हीरोज इसलिए क्योंकि ये अपनी जात के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे थे, ये एक महाजिर शिनाख्त के लिए, उस कौम को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जब किसी माँ का आसरा वो बेटा हो ना, कि कौम की माँ का आसरा वो बेटा हो कि और उसके अंदर उसको नजर आ रही हो अपनी हिफाजत, तो वो फिर उसको अपना बेटा बनाती है। तो कौम ने उनको अपना बेटा बनाया। कोई बीकॉम किया हुआ लड़का था, कोई बीएससी किया हुआ लड़का था, कोई एमकॉम किया हुआ लड़का था, आज आपने उनको दहशतगर्द बना के उनकी जिंदगी तारीक कर दिया। आज आपने वहां नजर नहीं आता कि जब उजैर बलोच जैसा बरामद हो तो वो दहशतगर्द नहीं। इनके साथ साथ कितने पंजाब में जाए तो गुल्लू भट्ट जैसे बरामद हो तो वो दहशतगर्द नहीं, बाबर लाडला बरामद हो तो वो दहशतगर्द नहीं, रहमान डकैत बरामद हो तो वो दहशतगर्द नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छत्र छाया है, उनके ऊपर उनका कैमोफ्लेज है। उजैर बलोच की तस्वीर के सियासी रहनुमाओं के साथ पीपल्स पार्टी के वायरल हुई थी, क्या कौम नहीं जानती? लेकिन आपने अगर ये पॉलिसी बना ली है कि आपको एक ही कौम को निशाना बनाना है, एक ही कौम को पॉलिटिकली, एथनिकली, इकोनॉमिकली एलिमिनेट करना है, तो जनाब हम जैसे नौजवान फिर इस शहर में मौजूद हैं जो अपनी कौम की शिनाख्त की हिफाजत भी करना जानते हैं, अपनी सकाफत का प्रचार, उसके सफ़ीर भी हैं, और इंशाल्लाह अपनी कौम के साथ साथ, क्योंकि मुहाजिर एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में मैं ये समझता हूँ तमाम इकाइयाँ जो हैं वो फूल के मानिंद हैं। तो इंशाल्लाह ये कौम सबके हाथ थामते हुए हर क्राइसिस से निकाल के लेके जाएगी। अच्छा सर, हम्माद सिद्दीकी के बारे में बताइए कि उसके बारे में काफ़ी बात गश्त हो रही है कि वो आ रहे हैं, फिर कहते हैं कभी वो नहीं आ रहे। अगर वो आएंगे तो जितने धड़े इस वक्त एमकेएम के अंदर हुए हैं, एक मुस्तफ़ा कमाल साहब का है, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का है, तो इसके अलावा भी हैं अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा एमकेएम के अंदर, तो वो किस में जाएंगे, आपको क्या लगता है? देखें, अल्लाह ताला, मैं तो कहूँगा अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाए, और जहाँ पर भी हैं, आई डोंट नो वो कहाँ पर हैं, और मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है कि कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, तो ऐसी कोई इतलात नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो जब भी आए तो वो अपनी सियासी बसीरत को मद्देनज़र रखते हुए, अपने स्टेचर को मद्देनज़र रखते हुए, मेरे ख़्याल में वो काफ़ी बुर्दबार हैं जो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उनको किसी फ़र्द वाहिद को मजबूत करना हो या एमक्यूएम को मजबूत करना है। तो मेरे ख़्याल में इन दोनों चीज़ों की कैटेगराइजेशन और इन दोनों चीज़ों में से इंतखाब करना बेहतरीन वो जानते हैं। तो लेट्स सी वो कब आते हैं। सबको उनके आने का बड़ा मेरे ख़्याल में क्यूरियोसिटी है, और लोग बड़े पॉडकास्ट वगैरह, वीलॉग्स वगैरह में देख रहा हूँ, हर उसमें ये डिस्कशन चल रही है। लेकिन वो जब आएंगे तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। और मेरा ये अपना एनालिसिस है, शायद मैं गलत हूँ, कि वो एमक्यूएम के साथ खड़े होंगे। अब उस वक्त एमक्यूएम जब भी वो आते हैं, एमक्यूएम की परचम, एमक्यूएम की पतंग, एमक्यूएम का निशान या एमक्यूएम का नाम जिसके साथ भी होगा, जो भी उस टाइम की लीडरशिप होगी, अभी तो खालिद मकबूल हैं कन्वीनर और चेयरमैन, आगे जाके भी अगर खालिद मकबूल ही कन्वीनर और चेयरमैन होंगे तो फिर हम्माद सिद्दीकी खालिद मकबूल के साथ होंगे, या अगर उसके बाद कोई चेयरमैन और बनता है, कन्वीनर को नॉमिनेट होता है। लेकिन मेरा अपना ये एनालिसिस है कि वो एमक्यूएम के साथ खड़े होंगे, ना कि किसी शख्सियत के साथ। तो एमक्यूएम के अंदर इतने इख्तलाफात आपको क्यों नज़र आ रहे हैं? मतलब एमक्यूएम जो है उसमें देखें बहुत धड़ाबंदी हुई है,
वजह क्या है? मुस्तफ़ा कमाल खुलकर जो है वो अपने ही पार्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और दूसरी तरफ खालिद मकबूल भी उन्हें जो है वो कहते हैं। तो क्या वजह है, एमकेएम के अंदर इतनी धड़ाबंदी कहाँ से आ गई है? जबकि हम देखें तो एक मर्जर हुआ था पीएसपी एमकेएम का, तो लोग ये सोच रहे थे कि जो एमकेएम है वो मजबूत होगी, पर वो मजबूत होने की जगह मज़ीद टूट रही है। देखें, बात ये है कि एमक्यूम का अपना वर्जन ये है कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हैं, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये होता है कि हम अपनी लीडरशिप से सवाल भी कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, ये उनका वर्जन है। बट कौम के सामने, आवाम के सामने दूसरा एक पर्सपेक्टिव एमक्यूम का जा रहा है कि शायद ये क़यादत की जंग है, चेयरमैनशिप की जंग है। लेकिन अफसोस होता है, जाहिर सी बात है, देखकर कि अगर हमने एक वो एमक्यूम देखी थी जो हमने अपने बचपन से लेके 22 अगस्त 2016 तक जो एमक्यूम देखी, वो नज़्मो ज़ब्त से भरपूर एमक्यूम थी और डिसिप्लिन वाली एमक्यूम थी, और मतलब कि एक उसका कॉज था। एक आज कराची के अंदर हज़ारों लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं, जिनसे मैं मिलता हूँ, कभी शादियों में मुलाकात होती है, तो हर बंदा ही इस कंसर्न का इजहार करता है कि एमक्यूम को जो है वो अच्छा हो जाना चाहिए। और मेरा ये एक ज़ाती राय है कि इन सबको आपस में बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए हैं तो कहीं ना कहीं सारे सीनियर ना, और लीडर तो एमक्यूएम में इस वक्त कोई भी नहीं है। ये खालिद मकबूल भी खुद कहते हैं कि भाई हम सारे जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ एमक्यूएम है, ना कि लीडर ऑफ एमक्यूएम। तो ये लीडरशिप की कमी इतनी ज़्यादा, मतलब फिर वही सवाल उठता है कि वो लंदन वाले चले गए हैं, तो उसके बाद अब एमकेएम के अंदर लीडरशिप का जो खलल मौजूद है। देखिए, लंदन वालों की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए उस वक्त की बात ये थी कि जो वो उन्होंने एमक्यूएम बनाई थी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एमक्यूएम बनाई थी, सबको साथ जोड़ा था, तो लोग उनको लीडर एक्सेप्ट करते थे। अभी अगर सारे एक साथ बैठे एक टेबल पर और ये डिसाइड कर लें कि हमारा लीडर सिर्फ पतंग है, हमारा लीडर एमक्यूएम है, बाकी जितने हम सारे कस्टोडियन ऑफ एमक्यूएम है, आज किसी के पास कस्टोडियनशिप है, कल किसी के पास होगी, लेकिन अगर वो ये फैसला कर लें, और उसके साथ साथ एक बहुत इनको गौर करने की ज़रूरत है कि एमक्यूएम को अगर वापस स्ट्रेंथन करना है, एमक्यूएम को अगर वापस रिवाइव करना है, तो आपको यूथ को रिप्रेजेंटेशन तंजीमी तौर पर देनी पड़ेगी, और आपके इलाकाई यूसीज या यूनिट्स के जो सिस्टम है, सेक्टर्स के जो सिस्टम है, और जो भी इनके अपनी जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची के शहरी सिंध के इनको नौजवानों को एमक्यूएम को देना चाहिए, जो इनकी तंजीम को मजबूत करे। क्योंकि एमक्यूएम की हमने जो तारीख पढ़ी है, उस एमक्यूएम की तारीख में हमने यही देखा है कि एमक्यूएम बनाने से लेके एमक्यूएम की परवान तक का जो सफ़र था, वो जब नौजवानों के हाथों में था तो बहुत अच्छा सफ़र था। आज जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप इज 60+, और अगर वो 60+ में अपना कोई रिप्लेसमेंट नहीं देंगे तो ख़राब तो एक बनी बनाई डिसिप्लिन तंजीम होगी, ना कि शख्सियत होगी। तो पहली चीज़ तो सबके जहनों में ये आ जाए कि हम कस्टोडियन हैं, ना कि लीडर्स हैं। अगर लीडरशिप जहन में आएगी तो फिर चीज़ें जाहिर सी बात है। 3 लोग हैं, मुस्तफ़ा कमाल हो गए, खालिद मकबूल हो गए, फारूक सत्तार हो गए। अब तीनों ये कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, तो उसमें तो फिर आपको पता है लड़ाई झगड़े होंगे। बट अगर तीनों आपस में बैठ के ये एक्सेप्ट करें कि भाई हम कस्टोडियन हैं और हमें एमक्यूएम को आगे, हमारी लीडरशिप पतंग हो, हमारी लीडरशिप जो है वो एमक्यूएम, और हमारी प्रायोरिटी जो है वो कराची की आवाम को डिलीवर करना हो, तो आप देखेंगे कि एमक्यूएम मजीद स्ट्रेंथन हो सकती है अभी भी, अगर ये करने पर। क्योंकि सिंध के अंदर जो है वो ये बातें हो रही है कि पीपल्स पार्टी के अलावा जो है वो कोई दूसरी जमात नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके। अब एमकेएम जो है वो ख़ुद इतनी धड़ाबंदी का शिकार है, वो क्या उसका मुकाबला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर? और सिंध के शहरी इलाके में जिस तरह पहले एमकेएम बड़ी कामयाब थी, रिप्रेजेंट करती थी, अब वो हालात भी नहीं है। हनान, सोचना चाहिए उनको। मैंने तो अपना मशवरा उनको दे दिया है, अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में आप एमक्यूएम के किसी नुमाइंदे को जब बुलाएं तो ये सवालात उनसे करिएगा। ना मैं एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और ना उनका मैं पार्ट हूँ, तो बेहतर ये है कि जब वो आए या जब आपकी उनसे किसी मीडिया टॉक में मुलाकात हो तो आप उनके सामने सवाल रखें, और मुझे उम्मीद है कि वो इसका बड़ा मैच्योरली आपको आंसर करेंगे। हसन भाई, हम देखते हैं कि आप मुतालबा करते हैं कि हमें एक नया सूबा चाहिए, और आपको लगता नहीं है कि इससे इश्तियाल फैलेगा? जो सिंधी कम्युनिटी हमारे भाई हैं वो ये कहते हैं कि जो मुहाजिर हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें सूबा चाहिए, तो जिस सिंध में वो आए हैं, जिस सिंध का वो खाते हैं, तो इससे तो नफ़रतें और बढ़ेंगी। कौन, पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन सिंध का खा रहा है जनाब? हम वो हैं जो सिंध को 98% अपने निवाले में से देते हैं, हम वो हैं जो वफाक को 70% अपने निवाले से देते हैं, और बदले में हमें वो बता रहे हैं कि हम सिंध का खाते हैं।
आप पूरे सिंध का एग्रीकल्चर टैक्स उठा लें और खाली लालू खेत का टैक्स उठा लें। ये मैं नहीं कह रहा, ये एफबीआर कह रही है कि जितना टैक्स लाहौर ने दिया था उससे ज्यादा टैक्स लालू खेत ने दिया है, और बदले में आप क्या दे रहे हैं मुझे? खंडर पास। अगर मेरे शहर का बच्चा नाले में गिर के मारा जाए, अगर मेरे शहर के बच्चे को 12 घंटे में मीर रजा अली को कातिलों को पुलिस ढूंढ ना सके, जिसको अभी 2 दिन पहले मारा है, जो शहर कराची में अपना एक बिजनेस चलाता था, जो एक कामयाब यंगस्टर बिजनेस एंटरप्रेन्योर था, उसको जब 2 दिन पहले शहर में अगवा करके जो है वो बेईमाना तशद्दुद करके उसको कत्ल किया है, और 12 घंटे तक पुलिस उसका सुराग आज तक नहीं लगा सकी, तो उसके बाद भी मैं सूबा नहीं मांगू। और ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ये वो हैं जो सिंधु देश के माइंडसेट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये एग्रेशन उन कौम परस रहनुमाओं का है जिनको अपने जाती मफादात के लिए जब दिल करता है वो सिंध के तकसीम की जो है वो एक कार्ड खेलने लग जाते हैं। भाई सिंध की तकसीम होगी, सिंध कोई पाकिस्तान से अलग नहीं है। पाकिस्तान तोड़ने की नाउज़ अल्लाह ना करे हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर आईनी कानूनी जंग लड़ते हुए अपने हुकूक लेने की। अगर इतना ही है, अगर सिंध को तोड़ना सूबा बनाना गद्दारी है, तो भाई ये आइन में लिखा है, और किसका दिया हुआ आइन है? भुट्टो साहब का दिया आइन है ना। तो अगर जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन में ये चीज दर्ज है, तो फिर सबसे पहले तो आप उनके ऊपर इल्जाम लगाओ कि सिंध तोड़ने की साजिश वो कर रहे हैं। वो लिख देते ना उस आइन में कि पूरे पाकिस्तान में सूबे बन सकते हैं सिवाय सिंध के। मतलब कि तुम मेरा पानी बंद कर दो मैं खामोश, तुम मुझे सड़कें ना दो मैं खामोश, तुम मुझे सेहत ना दो मैं खामोश। तुम्हारे सरकारी अफसरान जो सरकारी भत्ताखोर हैं, जो एसएचओ भी भत्ते लेते हैं, एसबीसीए वाले भी भत्ते लेते हैं, केडीए वाले भी भत्ते लेते हैं, रजिस्ट्रार भी भत्ते लेते हैं, वो जब कानूनी भत्ते ले रहे हो और अवाम की, कराची की अवाम की गर्दनें नोच रहे हो, तब भी मैं सूबा ना मांगू? तुम मेरे कराची के नौजवानों को, मेरे जो है बच्चों को, शहर के बच्चों को तुम स्कूल ना दे सको, तुम कॉलेज ना दे सको, तुम कोई एक नई यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बच्चों को ना दे सको, सक्खर के बच्चों को तुम कोई यूनिवर्सिटी ना दे सको, सरकारी इदारों में तुम नौकरियां ना दे सको। सिंध सेक्रेटेरिएट जो सिंधु देश सेक्रेटेरिएट की शक्ल इख्तियार कर गए, तुम उनको नौकरियां ना दे सको, तुम सिंध असेंबली में नौकरी ना दे सको। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम रात में ख्वाब देखो, सुबह उठ के तुम्हें वो करारदाद की शक्ल में, जब तुम्हारा दिल चाहे तो तुम सो कॉल्ड अक्सरियत की शक्ल के अंदर आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर दो। तो क्या मैं सूबा ना मांगू? है 98% लगता है, और कराची को बदले में 11 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मिलता है। उसके अंदर क्या कहते हैं, जो आपका डेवलपमेंट बजट होता है उसकी शक्ल में 11 से 12 अरब रुपए का। तुम कराची से लो 3000 अरब रुपए, 12 अरब रुपए, तब भी मैं सूबा ना मांगू। जनाब ये सूबा इंटरनेशनल डिमांड है, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये कराची के हर उस शहरी की डिमांड है जो माजर नहीं है, ये कराची के पख्तून की डिमांड भी है, ये कराची के जो है वो कराची के सिंधी जो पढ़े लिखे सिंधी है उनकी डिमांड भी है, ये कराची के पंजाबी की डिमांड भी है। तुम्हें सिर्फ अपना कार्ड याद आता है क्योंकि तुम्हें अपनी नाअहली छुपानी है, तुम्हें अपनी करप्शन छुपानी है, तुम्हें अपनी अकरबा परवरी छुपानी है, तुम्हें अपना सिस्टम छुपाना है, तुम्हें अपना वडेरा शाही छुपाना है, तुम्हें अपनी सिंध की जो असेंबली है, जो सिंध की सबसे बड़ी औताक है, तुम्हें वो छुपानी है। तो तुम याद करते हो कि सिंध तकसीम नहीं होने देंगे। मैं आज आपके पॉडकास्ट से कहता हूं कि सिंध तकसीम होगा, बिल्कुल होगा सिंध तकसीम। इसी सिंध के अंदर सूबे बनेंगे, कराची के शहरियों के लिए भी सूबे बनेंगे, शहरी सिंध के शहरियों के लिए भी सूबे बनेंगे। और मैं आज आपके पॉडकास्ट से खराज तहसीन पेश करता हूं DGISPR साहब के बयान से तो सारी चीजें वाजे हो गई ना, जिन्होंने कहा कि 1973 में जब 7 करोड़ की आबादी थी, 7 करोड़ की आबादी थी, तब भी ये 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ की आबादी है, तब भी ये 4 सूबे हैं। अगर एक घर में 3 बेटे हो और बाद में 6 बच्चे पैदा हो जाए तो जनाब ऐसे तो घर नहीं चलते। आप गवर्नेंस के नाम पे शहर चला रहे हैं जिसको आप अपने मुंह से मानते हैं कि तुम 4 चले। मैं आपके पॉडकास्ट से कहता हूं कि नहीं होगा सूबे का मुतालबा। तुम मेरे शहर की आबादी पूरी गिन लो, तुम मेरे शहर की डिलिमिटेशन सही कर दो, तुम मेरे शहरियों को रोजगार दो, नहीं होगा सूबे का मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुम ये सिस्टम खत्म कर दो। तुम यहां से SBCA जिससे चाहे 50,000 रुपए ले जाए, SBCA जिससे चाहे लाख रुपए ले जाए, तुम ये सिस्टम खत्म करो। तुम थाने चौकियां ठेकों पर देना खत्म कर दो, तुम गैर मकामी SHOs को बिठाना बंद कर दो, SSPs को बिठाना बंद कर दो, नहीं होगा सूबे का मुतालबा। लेकिन जब जब तुम
नाइंसाफियां करोगे, तजावुज करोगे नाइंसाफियों के लिए, तो मैं आज कहकर जा रहा हूं, सिंधु देश वाले भी सुन लें, सिंध के कौम परस्त भी सुन लें, वडेरे भी सुन लें, जागीरदार भी सुन लें, सरमायादार भी सुन लें, कराची समेत सिंध के तमाम जो शहरी इलाके इंशाल्लाह वहां पे सूबे बनेंगे, डंके की चोट पे बनेंगे, रेफरेंडम के जरिए बनेंगे, और उसके साथ साथ आईनी और कानूनी हुदूद में रहते हुए इंशाल्लाह हम अपनी जद्दोजहद और सूबा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। पर सर, सिंध असेंबली के बगैर हम सूबे कैसे हासिल करेंगे? यानी कि जो मुहाजिर है वो सूबे कैसे हासिल करेंगे बिना असेंबली की इजाज़त के? 28वीं तरमीम आने दें, उसमें जब बहुत सारी तरमीमें होंगी तो वाजे हो जाएगा कि सिंध असेंबली से जिस बल पे ये अपनी आप ये कह लें कि आंखें दिखाते हैं ना कराची के शहरियों को, शहरी सिंध के शहरियों को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे ये यकीन है कि आने वाली किसी ना किसी तरमीम में ये इनसे इख्तियारात 18वीं तरमीम के भी वापस लिए जाएंगे, और सिंध असेंबली से जो 2/3 मेजॉरिटी से पास होने वाली जो आइन के अंदर शिक है ना, इंशाल्लाह वो भी डिलीट होगी। मुझे ये इंशाल्लाह ये मेरा यकीन है। और ये इतने मुनाफिक हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, इतने मुनाफिक हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, वहां तो सूबे की डिमांड को कह रहे हैं, वहां इन्होंने कहा है अपनी हुकूमत में कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबे का दर्जा देंगे, और नेशनल असेंबली में उसकी करारदाद भी ला रहे हैं। लेकिन सिंध की बात है जहां पे पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भाई खुदारा कराची की जान छोड़ो, खुदारा कराची को सिंध से अलग करो, वहां पे ये काबिज होके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि जब इनके सिस्टम से इनको पैसे मिल रहे हो, मुतासिब वजीर आला काबिज होके बैठा हुआ हो, तो फिर ये आवाजें लगेंगी। अगर आपको ये आवाजें बंद करनी है तो आप लगाएं कराची के किसी शहरी को लाड़काना में एसएसपी, आप लगाएं कराची के किसी शहरी को 7 में डीसी, आप लगाएं कराची के किसी शहरी को जैकोबाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर, आप दें कराची के किसी शहरी को, जितने आप जो है वो तीसमार खान बनते हैं, आप कराची के किसी शहरी को, अपने किसी जियाले को, या कराची का जो आपका जियाला है ना महाजिर उर्दू स्पीकिंग, जिंदगियां दे दी बेचारों ने, आप लड़वाएं उनको लाड़काना से इलेक्शन, आप लड़वाएं उनको दादू से इलेक्शन, आप लड़वाएं उनको कंबर शहजाद कोर्ट से इलेक्शन, आप लड़वाएं उनको कोर्ट से इलेक्शन, आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कराची आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। और कराची वो बदनसीब गाय है कि जिसका दूध तो सब पीते लेकिन उसको चारा कोई नहीं देता। चारा भी महाजिर देंगे, चारा कराची वाले देंगे, और इंशाल्लाह सूबा भी बनेगा। आप कहाँ देखते हैं मुहाजिर कौम को? क्या आपको लगता है कि जो कराची का उर्दू बोलने वाला है वो पीछे रह गया है? जैसा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर है, उन्होंने कहा था कि जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई हैं वो पीछे रह गए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सच है? देखें, पहली बात तो ये है कि पीछे किया गया ना, कौन था पीछे? तुमने मेरा एनएलडी से दाखिला छीना, तुमने कोटा सिस्टम का शब खून मारा तालीम के ऊपर, तुमने 60% 40% का तुमने 2 कौमी नजरिया बना दिया, तुमने लकीर खींची 60-40 की, आज से नहीं 1973 से। तुमने हमारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाद आपने सिंध मेडिकल कमीशन, जो प्रोविंशियल मेडिकल कमीशन बना, उसके जरिए पाकिस्तान कराची के तुलबा तालिबात के मेडिकल में दाखिले बंद कर दिए। कराची के अंदर कराची के तुलबा तालिबात के लिए परसेंटेज कराची यूनिवर्सिटी की कुछ, बाकी जामियात बाकी सूबों के तुलबा तालिबात के लिए परसेंटेज कुछ, तुमने लॉ के दाखिले बंद कर दिए। अब उसके बाद आपने नहीं देखा इंटर में कितनी बेज़ाब्तियां हुई हैं, कितनी सारी जो है इर्रेगुलरिटीज पकड़ी गई हैं इंटर के एग्जाम्स के अंदर। तुमने इंटर के एग्जाम्स के रिजल्ट चेंज कर दिए, तुमने मैट्रिक के रिजल्ट चेंज कर दिए। तो जब तुम अपनी काबिज हुकूमत को, मुतासिब हुकूमत को, शहर की आवाम की, इस कौम की, इस कराची के शहरियों की तुलबा तालिबात के खिलाफ अपनी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करोगे सूबा सिंध के, तो कौन से आप बताएं ना, आप, मैं, कोई भी हो, कैसे पढ़ सकेगा इस मुल्क में? तुमने एक स्कूल, कोई एक मॉडल स्कूल बता देना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकारी मॉडल स्कूल बताए कि हमने ये मॉडल स्कूल दिया है। एनआईसीवीडी गिनवा देते हैं। भाई तुमने अगर इतने अच्छे अस्पताल दिए तो तुम्हारे नासिर शाह साहब क्यों बाहर जाते हैं इलाज कराने? तुम्हारे जरदारी साहब क्यों बाहर जाते हैं इलाज कराने? आपने प्री प्लान हमसे हमारी तालीम छीनी, आपने प्री प्लान हमसे हमारी नौकरियां छीनी, आपने एसपीएससी में दरवाजे बंद कर दिए, इंटरव्यू में फेल, आपने जुडिशरी में दरवाजे बंद कर दिए, आपने वकालत में दरवाजे। मैं आपके अपने इनके तो वजीर तालीम जो 2008 में थे, पीर मजहरुल हक, उनका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने कहा था मेरी लाश के ऊपर से हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनेगी, अगर हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनी तो सबसे बड़ी सीसा पिलाई दीवार बन के मैं खड़ा हूंगा। जिस सूबे का वजीर तालीम ये जहनियत रखता हो और जो ये सोच रखता हो
तो आपको लगता है कि वो तासुब परस्ती, मुतासिबाना सोच, रवैये का हामिल वजीर तालीम या उसकी जमात इस शहर को तालीम दे सकेगी? मैं ये मुतालबा करता हूं कि आप एक बनाएं आइल्स का टेस्ट, कैम्ब्रिज के जरिए इंटीरियर सिंध का भी टेस्ट करवाएं आइल्स का, और शहर कराची के तुलबा और तालिबात का भी करवाएं। ये जो कहते हैं हम पढ़ाई से दूर हो गए, हम तालीम से दूर हो जाए, आइल्स देकर पता लग जाएगा जनाब कि कितने पानी में। अगर कराची के शहरी जाहिल होते ना, अगर कराची के शहरी पढ़ाई से दूर हो रहे होते, तो जो लास्ट सर्वे निकला है उसमें कराची की बहुत बड़ी अक्सरियत बाहर चले गई है। बाहर कैसे जाते हैं? बगैर आइल्स दिए जाते हैं। आपको या तो एकेडमिक आइल्स देना पड़ता है, या आपको जो एक सिंपल आइल्स होता है, बट आपको आइल्स देना होता है। आइल्स देने के बाद आप आगे के लिए फर्दर डिग्री के लिए या अपनी जो भी आपकी जो वर्किंग मोड होता है उसके लिए आपको जब आगे परस्यू करना होता है तो आइल्स उसके लिए मैंडेटरी है। आप मुझे बताएं भाई, ये शहर कराची वाले डंकी मार के जो है वो मुल्क से भागते नहीं है। हमें पता है कौन डंकी मार के मुल्कों से भागता है, कौन पानियों में गिरफ्तार होता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये आइल्स देकर अपने आगे के फ्यूचर को, करियर को बनाने जाते हैं। यहां पर हाल ये है, इन्होंने हर दरवाजे बंद करें। आप क्या समझ रहे हैं? सूबे का मुतालबा कोई क्या कल रात में उठे और आज सूबे का मुतालबा कर दिया? ऐसा मुतालबा नहीं है अदनान भाई। ये 18 सालों की इनकी बदनीयती, इनकी बैड गवर्नेंस, इनकी मुतासिबाना सोच आज इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है शहरी, कि अब वो कह रहा है कि या तो आर या तो पार, और अब वो इस नहज पे पहुंच गया है। कल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का बयान भी आपने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि जो है कराची समेत पूरे पाकिस्तान में मजीद सूबों का कयाम होना चाहिए। ये सिस्टम तबाह हो चुका है, मुल्क तबाह हो रहा है। शहर कराची जो इतना रेवेन्यू देता है, यहां से बिजनेस तुमने भेज दिया। तुम भत्ते की बात करते हो कि हमारी कौम में लोग भत्ते लेते हैं। तुम्हारे सरकारी बाबू अफसरान क्या कर रहे हैं? क्या वो भत्ते नहीं ले रहे? क्या वो थानों में बुलाकर सेटिंग एफआईआर के नाम पर, एनसी के नाम पे, चालान में से नाम निकालने के नाम पे भत्ते की वसूली नहीं हो रही? क्या तुम्हारा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भत्ता नहीं ले रहा? क्या तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड भत्ता नहीं ले रहा? कौन है ऐसा कराची का शहरी जिसको आपने गैजेटेड पोस्ट पे बिठाया? वो गिनाए। कराची में कोई 10 मेगा प्रोजेक्ट की लिस्ट दे दे, मेयर कराची के फ्रीक्वेंट गिनवा दें कि 10 मेगा प्रोजेक्ट कराची में चल रहे हैं। बीआरटी लाइन इनसे संभल नहीं रही, वो एफडब्ल्यूओ को दे दी। ये लेकर आ रहे हैं वो डबल डेकर बसेस, रेड बसेस, पिंक बसेस। भाई सड़कें होंगी तो चलेंगी ना, तुम सड़कें नहीं दे रहे हो शहर को। और बोलते हमने शारे भुट्टो भी बनाया पूरा। शारे भुट्टो तो बिलावल भुट्टो के लिए बनाया है ना। बिलावल भुट्टो शहर के ट्रैफिक में से गुजरते थे तो उनकी शर्मिंदगी होती थी कि लोग देखते थे कि ये डिलीवर नहीं करते, तो इन्होंने वो शारे भुट्टो बना के उनको खुश कर दिया उस बेचारे बिलावल भुट्टो साहब को, कि वो उस बिलावल हाउस से निकले, 65 अरब रुपए के शारे भुट्टो पे चढ़े और शारे भुट्टो से सीधा काठौर जाएं, काठौर से अपने लाड़काना निकल जाएं। वो 65 अरब रुपए बिलावल साहब की आराम के लिए लगाए गए। 40 अरब का K4 तो इनसे मुकम्मल हुआ नहीं, वो भी नायली में आके इन्होंने वफाक को दे दिया। शारे भुट्टो कंप्लीट इसलिए करा क्योंकि इन तमाम वडेरों ने अपने लिए एक रूट निकाल दिया कराची से बाहर, कि ना कराची में जाना पड़े, ना कराची के बदहाल सड़कों से गुजरना पड़े, ना शहरियों की तकलीफ देखनी पड़े। और मैं आपको बता रहा हूं ये लावा पक रहा है और बहुत जल्दी ये लावा फटेगा। और इस शहर के अंदर आप देखेंगे कि नौजवान, तुलबा और तालबात, सिविल सोसाइटीज इनके खिलाफ खड़ी होंगी। अगर हम मुशर्रफ का दौर देखें तो जो सदर थे वो भी उर्दू स्पीकिंग थे, और जो MKM थी उसका पूरा होल्ड था पूरे कराची में। उस वक्त ना 18वीं तरमीम थी, तो तब सूबा नहीं बना सके। अब जब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना सूबे में हमारी हुकूमत है ना वफाक में है, तो अब ये कैसे मुमकिन है? आज सूबे में भी हुकूमत आप कह रहे हैं कि नहीं है मौजूद, वफाक में भी कोलिशन गवर्नमेंट में तो है। सूबे कभी हुकूमतों में बैठ के नहीं बनते अदनान भाई। सूबे प्रेशर से बनते हैं, सूबे स्ट्रीट फाइट से बनते हैं, स्ट्रीट पॉलिटिक्स से बनते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से बनते हैं, पुरअमन मुजाहिरों से बनते हैं, अपनी डिमांड से बनते हैं, रेफरेंडम से बनते हैं, अवामी सर्वे से बनते हैं। और आज सोशल मीडिया पे आप एक सर्वे करवाएं कि कराची सिंध से सेपरेट होना चाहिए या नहीं, 99.99% लोग इसके जो है वो हक में खड़े होंगे कि बिल्कुल होना चाहिए, जो इन्होंने बदहाली कर दी है। मुशर्रफ की बात पे आता हूं अपने। मुशर्रफ के टाइम पे आपने कहा 18वीं तरमीम नहीं थी, यही तो वजह थी कि सूबे की डिमांड नहीं हुई। जब आपको पानी मिल रहा हो, जब आपको रोजगार मिल रहा हो, जब आपको सीवरेज का निज़ाम सही चल रहा हो, जब आपके तमाम निज़ाम सही चल रहे हो, जब आपको सड़कें मिल रही हो, सड़कें धुल रही हो, अंडरपासेस बन रहे हो, फ्लाईओवर्स बन रहे हो,
क्योंकि मुशर्रफ साहब के गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट केएमसी के अकाउंट में फंड जाता था, और उस टाइम पे वो केएमसी नहीं थी, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट मतलब आपको लोकल गवर्नमेंट देना पड़ेगा, अभी आप एक कॉर्पोरेशन बना के बैठे हुए। उस टाइम पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का दर्जा रखती थी ये केएमसी, जिसमें 300 अरब रुपए डायरेक्ट क्रेडिट हुए हैं। ओजीटी टैक्स केएमसी के अकाउंट में आता था, आज लोकल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। कचरा उठाने का इख्तियार मेयर के पास था, उस वक्त के सिटी नाजिम के पास था। सेवरेज का निजाम सिटी नाजिम के पास था, वाटर बोर्ड सिटी नाजिम के पास था, मास ट्रांजिट सिटी नाजिम के पास था, पुलिस का निजाम सिटी नाजिम के पास था। इनकी नाअहली का फैसला तो फरवरी 2022 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के गुलजार अहमद साहब ने तफसीली फैसले में 26 पैराग्राफ में इनको डायरेक्शन दी और बताया कि कौन कौन से इदारे उसके अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट के मातहत होने चाहिए। फिर टर्की का लोकल गवर्नमेंट उन्होंने बताया, साउथ अफ्रीका का बताया, इंडिया का लोकल गवर्नमेंट बताया, लंदन बेल्जियम का लोकल गवर्नमेंट बताया, जर्मनी का बताया कि लोकल गवर्नमेंट ऐसे चलते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को 2022 के जो फैसला आज तक इंतजार में है कि कब वो कानून की शक्ल इख्तियार करेगा और मनोमन जो है वो इंप्लीमेंट होगा। जब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि आपको और मुझे जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे या जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे? मुशर्रफ साहब के टाइम पे कराची वॉज इन अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 इमर्जिंग सिटीज 18वीं तरमीम से पहले। ये कैसी 18वीं तरमीम है? ये 18वीं तरमीम को तो शहर को, इस सूबे को टॉप 3 की जगह टॉप वर्ल्ड के जो है नंबर 2 नंबर 1 शहर में होना चाहिए था, जिसकी आबादी 4 करोड़ है। ये कैसी 18वीं तरमीम है जिसने मुझसे मेरा रोजगार छीन लिया? ये कैसी 18वीं तरमीम है जिसने मुझसे मेरा फंड छीन लिया? ये कैसी 18वीं तरमीम है जिसने मुझसे मेरा लोकल गवर्नमेंट का निजाम छीन लिया? ये कैसी 18वीं तरमीम है जिसने मुझसे मेरी सड़कें छीन ली? ये कैसी 18वीं तरमीम है जिसने जो मेरे शहर के बच्चे मुझसे छीन रही है, जो मेरे शहर के नौजवान मुझसे छीन रही है, जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ा रही है? जनाब मुशर्रफ साहब के टाइम पर 18वीं तरमीम नहीं थी तो ये कराची बन रहा था। आज 18वीं तरमीम है तो ये कराची टॉप 3 वर्स्ट लिवेबल सिटीज के अंदर, अभी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट कुछ टाइम पहले शाये हुई उसमें टॉप 3 नंबर 3 वर्स्ट लिवेबल सिटीज के अंदर आया है। तो ये कैसी 18वीं तरमीम है जो चंद खानदानों को फायदा दे रही है, ना कि 25 करोड़ आवाम को फायदा दे रही है? तो ऐसी 18वीं तरमीम के तो मैं मुखालिफ हूँ, सख्त खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वो कराची में अमन लेकर आए और उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो दहशतगर्दी होती थी, यहाँ पर जो बोरीबंद लाशों का जो एक कल्चर शुरू हो गया था उसको बंद किया। जबकि उनसे पहले जो थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर जो है वो बोरीबंद लाशें दी, यहाँ पर लसानी फसादात करवाए। किसी एक पे कोई जुर्म साबित हुआ? इन्होंने उज़ैर बलोच नहीं दिया इस शहर को। 27 दिसंबर 2007 जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी, शहर कराची में क्या खून की होली खेली गई थी। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कितनी बसें आज तक गायब है, कितनी हम बच्चियों की, लड़कियों की, बहनों की इज्जतें पामाल हुई थी। खौफ का आलम था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, पूरी पूरी एटीएम मशीनें तोड़ दी गई थी, लूट ली गई थी। जुल्फिकार मिर्जा इनका आउटफिट नहीं था, जुल्फिकार मिर्जा इनका बच्चा नहीं था जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बोला था कि मैंने 2.5 लाख कलाशन के असले, वेपन के असले, राइफल के असले दिए और इसलिए दिए, वो शादियों में चलाने के लिए नहीं दिए, तुम्हारा जिनोसाइड करने के लिए दिए। ये बयान क्या रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है? आज क्या बोरीबंद लाशें नहीं है? वो लड़का जो अपना काम करता था उसको जो अगवा करके मारा गया, क्या ये बोरीबंद लाश के मुतरादिफ नहीं है? वो जो बच्चा नाले में गिरा और 2 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई दूसरी जगह से, जो कि खुद एक भिखारी ने ढूंढी थी, एक जमादार ने ढूंढी थी, पूरी मशीनरी केएमसी की लगाने के बावजूद, डीएमसी की लगाने के बावजूद इनकी नाअहली ये कि इनको उस बच्चे की लाश नहीं मिल सकी। तो क्या ये बोरीबंद लाश से बदतर नहीं है? एक बाइकिया वाला घर से निकलता है कि मैं रोजाना घर 1000-1500 कमा के लाऊंगा, और वो कभी बलोच कॉलोनी के पुल पे मार दिया जाता है, कभी नाजमाबाद में मार दिया जाता है, कभी औरंगी में, कभी शारा फैसल पे मार दिया जाता है, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस शहर के अंदर नहीं है। तो क्या ये बोरीबंद लाश से बदतर नहीं है? आप मुझे बताएं ना, कौन सी, हमें नहीं पता किन इलाकों में जो है वो कराची के शहरियों के साथ सरों के काट के फुटबॉल खेली गई, हमें नहीं पता कौन से कराची के एरियाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाइम पे नोगो एरियाज बने हुए थे जहां पे आप पैंट शर्ट पहन के जा नहीं सकते थे, हमें नहीं पता कि इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर कराची की इन्हीं बसों से शनाख्ती कार्ड देख देख के उतार कर मारा भी गया है, ड्रिल भी किया गया है, हमें नहीं पता।
कि आपने किन अफसरान को तमगे लगा दिए, पुलिस अफसरान को, कि उन्होंने जो है महाजरों का कत्लेआम किया, शहर कराची के जो है वो मुतवस्सित तबके का कत्लेआम किया। पीपल्स पार्टी ये इनके बयानात या तो आप देखा करें पहले कि ये दिन में दे रहे हैं या रात में दे रहे हैं, क्योंकि रात में तो शर्मिला फारूकी को जो है ये शहर कराची जो है वो पेरिस नजर आता है, शर्जील मेमन को कोई एक सड़क टूटी हुई नजर नहीं आती है। और जब ये सुबह वापस उठे, हिला के चेक किया करें कि ये हाँ भाई अपने होशो आवास में, फिर इनका मैं तो कहूंगा मीडिया प्रेस टॉक किया जाए। इस शहर कराची में बोरीबंद लाशों से बदतरीन डंपर के हाथों जो बच्चे कुचले जा रहे हैं, वो मुल्जिमान भाग जाते, नहीं पकड़े जाते। अगर शहर कराची के शहरी इश्तियाल में आके डंपर जला दें तो वो मुतासिब वजीर दाखिला सिंध सबसे पहले मीडिया के सामने आता है और उन बच्चों पे FIR ATC का मुकदमा कायम करने का ऑर्डर्स दे देता है। उनको पकड़ने के ऑर्डर्स नहीं दिए जाते। जिसके ट्रक से वो बच्चे मारे जा रहे हैं, वो नौजवान कत्ल हो रहे हैं, उसके सरगना को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बिठा के, अफ्तार पार्टीज में बिठा के, डिनर्स में बिठाकर कराची वालों की तौहीन की जा रही है। नहीं चाहिए भाई मुझे ऐसा शहर कराची सिंध के साथ। इस सिंध के साथ ये कराची नहीं चल सकता हन्नान भाई, नहीं चल सकता। जिस कराची के शहरियों को के जो टैक्स पेयर हो और आता जाता कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई पुलिस वाला एहलकार आकर उनको रोड पे उनकी तस्लील कर दे। असिस्टेंट कमिश्नर जो 40, 50, 60 हजार जिसकी तनख्वाह होती है, उसका जब दिल चाहे वो आके दुकान सील कर दे। यह है कराची वालों की औकात जो तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए टैक्स दे रहे हैं। क्या है गोल मार्केट, बोल्टन मार्केट वालों की औकात ये है? क्या लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट की औकात ये है? क्या मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट की औकात ये है? क्या सदर की रीगल चौक की जो मोबाइल मार्केट है उसकी औकात ये है कि वो अरबों रुपए टैक्स दे रहे हैं? तुम इस शहर से कलेक्शन कर रहे हो, इस मुल्क से दिफाई बजट चलता है, इस मुल्क से तुम्हारे कर्जे, शहर से तुम्हारे कर्जे उतरते हैं, इस शहर से तुम्हारा दिफाई बजट चलता है। और जो शहरी, जो ताजिर इस शहर से टैक्स दे रहा है, तुम्हारे दिल में जब आए तुम्हारे चंद टके के, जो तुम्हारे खानदान के जो जाली भर्ती हुए अफसरान हैं, SHOs हैं, जब उनके दिल आए वो उनकी तजलील कर दें, फैमिली के साथ रोड पे उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बना दें, उनकी बेइज्जती कर दें, उन पे FIR कर दें, उन पे जाली झूठे मुकदमात, कभी मंशियात का मुकदमा कर दें, कभी डकैती का मुकदमा कर दें, तो क्या कराची भाई ऐसा कराची नहीं चाहिए। मैं मुखालिफ हूं ऐसा कराची जो शहर से, जो सूबा सिंध के साथ रहकर हुकूक जिसके सलब हो रहे हो, जिसके शहरियों की तजलील हो रही हो, जिसके शहरी जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हो, जिनको अपनी एक FIR, कानूनी FIR लॉन्च कराने के लिए थाने में 1 लाख रुपए देने हो, जिनको अपना बच्चा बाहर निकालने के लिए, अपनी बाइक चोरी की NC कटवाने के लिए जिनको 50,000 रुपए देने हो, तो जनाब ऐसा कराची सिंध के साथ नहीं चल सकता। और आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा। सिंध में सूबे बनाकर कराची समेत दीगर शहरों को भी सिंध के साथ अलग करके आपको नए सूबे बनाने पड़ेंगे। ये खबर सुनने में मिल रही है कि अल्ताफ़ हुसैन की वापसी हो रही है और जो पाबंदियां थी उनके ऊपर उन्हें हटाया जाएगा और फिर वो वापस कराची की सियासत में कदम रखेंगे। देखिए अन्नान, बानी MQM की जो वापसी है वो रियासत का मामला है। उनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, उनका ताल्लुक रियासत से। अब रियासत अगर उनको बेहतर समझे और रियासत उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ दोबारा कराची में रेस्टोर करने की इजाज़त दे, या उनके ऊपर जो भी बैंड लगा हुआ है उस बैंड को हटाना चाहे, तो ये तो उनका मामला रियासत से है। तो जब वो रियासत से हल हो जाएगा मामला, तो फिर सियासत में तो उनकी ऑटोमेटिक एंट्री हो ही जानी है। आपको लगता है उनकी सियासत अब ख़त्म हो चुकी है? वो जो मकबूलियत थी एक ज़माने में वो ख़त्म हो गई है? देखिए ये तो तमाम चीज़ें कहना कबल वक्त है, क्योंकि इस बात को भले आपके उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, या जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो 22 अगस्त की स्पीच करी वो बिल्कुल एक ऐसी स्पीच थी जिसने बहुत से करोड़ों महाजिरों के दिलों को भी अफसरदा किया, क्योंकि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और पाकिस्तान है तो हम हैं। तो उस स्पीच के बाद जो है वो उनके ऊपर बैंड लग गया। अच्छा, उस स्पीच से पहले वो एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस तो रखते थे ना, वो एक सियासी हकीकत तो है। अब उनकी पजीराई कम है या ज़्यादा है, ये जब रियासत अगर उनको वापस सियासत में आने का मौका देगी, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इस शहर में करने का मौका देगी, तो लेट द पीपल डिसाइड, लेट द सिटी डिसाइड, लेट द हिज फॉलोअर्स डिसाइड कि अगर उनकी मकबूलियत होगी तो पब्लिक शायद उनके लिए निकले, और अगर मकबूलियत नहीं होगी तो फिर पब्लिक नहीं निकलेगी। बट रियासत पहला क्लियरेंस तो उनको रियासत से लेना है, और बात की क्लियरेंस तो फिर सियासी मामला हैं वो शायद वो टैकल कर लें जैसे पहले उन्होंने हमेशा किया है।
बल्दिया टाउन फैक्ट्री के जो मुजरिम थे, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है वो आग लगाई थी, अब वो देख रहे हैं कि हम एक एक करके जितने भी पुराने एमकेएम के कारकुन हैं वो छूट रहे हैं और वो जो है वो वापस एमकेएम को ज्वाइन कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप को। तो ये वापस एमकेएम को मुनज़्ज़म करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि नज़र तो यही आ रहा है। देखिए, केसेस थे और वो प्रॉपर एक कोर्ट ऑफ लॉ से जो एक कानूनी प्रोसेस है उससे गुजर कर एमक्यूएम के मुतादिद कारकुनान जो रिहा हुए हैं, बरी हुए हैं, वो तमाम लोग एक प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजर कर आए ना। कोई उनकी बरियत 6 महीने 3 महीने साल में तो नहीं हो गई, 10-10 साल भी लगे, 12-12 साल भी लगे, 8-8 साल भी लगे। तो इसका मतलब है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है उनके पास भी ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं थी ना जिसके ज़रिए इनको क्रिमिनलाइज कर दिया उन तमाम चेहरों को। उन बेचारों की 10 साल की ज़िंदगियां कौन लौटाएगा वापस, जो उन्होंने जेलों में गुजारी। उनकी फैमिलियों के 10-10 साल जो कीमती ज़ाया हो गए वो कौन लौटाएगा। तो उसको रियासत को सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क की अदालतों को ऐसा रखना चाहिए कि अगर वो फैसला फौरन हो सकता है, जितना रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि देखिए मुल्क हुकूमतें अदल से चलती हैं, अगर अदल नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेंगे ना। तो रियासत को ये चीज़ सोचनी चाहिए। दूसरा, बल्दिया फैक्ट्री की आपने बात की, देखिए बल्दिया फैक्ट्री पूरी कौम के ऊपर एक जो था ना वो एक धब्बे की शक्ल इख्तियार कर गया था। बिल्कुल कौम के ऊपर धब्बे की शक्ल। मेरा ये मानना है, मुझसे लोग बोलते थे जो मेरे दूसरे एंटिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दूसरी लसानियत से ताल्लुक़, उससे जो फिर उससे ताल्लुक़ रखते हैं एथनिसिटी से, वो मुझे कहते थे कि यार तुम लोगों की कौम में तो लोग बल्दिया फैक्ट्री जला देते हैं, 250 लोगों को जान लेना तुम्हारे लिए आसान है। लेकिन ये जो फैसला आया, ये फैसले ने एक ये दाग धो दिया। और उसके बाद देखें, अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो जब हाई कोर्ट ने उनको सज़ा बरकरार रख दी थी, सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा बरकरार रख देती। ऐसा तो नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट सज़ा बरकरार नहीं रख सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो फैसला सेट असाइड किया और हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो टर्न डाउन किया, तो उसकी वजह थी ना, वो वजह ये थी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली और बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर उनको बरी किया गया। ये फैसले में लिखा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर बरी किया जा रहा है। और अगर इसी के मिलता जुलता आपको चीज़ें देखनी है जो बल्दिया फैक्ट्री की एक्चुअल फाइंडिंग्स हैं, वो आप जर्मन कोर्ट का फैसला उठा लें, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। उनके वकील ने बताया कि ये एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, इसके अंदर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो कहीं पर भी उसका अंसर नहीं पाया। तो आप इसका क्रेडिट देते हैं मुस्तफ़ा कमाल को कि उन्होंने एक इतना बड़ा दाग जो है वो धोया? देखें, इसके अंदर इसका जो क्रेडिट है वो तो एक अदालतों को जाता है कि उन्होंने इम्पार्शियल रहकर जो है वो उन्होंने इसके ऊपर जो है हेयरिंग्स करी। और मुस्तफ़ा कमाल का सिर्फ ये था कि मुस्तफ़ा कमाल क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब वो आए थे तो वो यही बात मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ, उनकी जो कंसिस्टेंसी थी वो बरकरार थी। वो कहीं पर भी उनको जो है वो कहीं पर भी वो स्टैमर नहीं हुए, कहीं पर भी वो पॉज नहीं हुए, उनकी कंसिस्टेंसी बरकरार थी। जो किसी का क्रेडिट हो वो देना चाहिए, उनकी कंसिस्टेंसी ये बरकरार थी कि वो शुरू दिन से कहते थे कि जो बल्दिया फैक्ट्री में जिनको अक्यूज जो है, जिनको सज़ा लगी है, जो कन्विक्ट हो गए हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है या हम्मा सिद्दीकी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेसिकली उनकी वो कंसिस्टेंसी जो है वो सच साबित हो गई। और ये एक पूरा पॉलिटिकल वर्क था, टीम वर्क था। इसमें उनके जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मायानाज वकील हसन साबिर और फ़र्रुख नसीम, जो बैरिस्टर फ़र्रुख नसीम है, उनका एक बड़ा अच्छा किरदार था। फिर जाहिर सी बात है पूरा टीम वर्क उसमें फिर जो है एमक्यूएम की तमाम मरकज़ी लीडरशिप हो जिन्होंने उस केस को फैसला किया और फैसला करके कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में आगे जो है वो अपील फाइल करेंगे। फिर उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनको ऑन किया। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छा जेस्चर था, क्योंकि एक जो ये प्रिंसिपल सेट हो गया था एमक्यूएम का कि एमक्यूएम अपने कारकुनान को डिसोन कर देती है। तो बल्दिया फैक्ट्री में जिस तरह उन्होंने अपने वर्कर्स को ऑन किया था, मैं कोई एमक्यूएम का वर्कर नहीं हूँ, कोई एमक्यूएम का वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी जिस तरह उन्होंने अपने वर्कर्स को ऑन किया और उनके मुकदमे को लेकर गए। तो उससे कहीं ना कहीं जो है उनकी फैमिली में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर आया होगा। तो बहरहाल अब वो बरी हो गए और बस ये है रियासत को सोचना चाहिए जो उनकी कीमती 10 साल गए उनकी फैमिली के, वो कौन लौटाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब की कंसिस्टेंसी थी और सबकी काविशें थी जिसकी वजह से लोग ये भी कहते हैं अगर आज सौलत मिर्ज़ा जिंदा होते तो वो भी आज़ाद होते। देखिए, सौलत मिर्ज़ा का केस स्टडी तो
एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, इसके लिए शायद आपको एक प्रोग्राम अलग से करना पड़ जाए। पड़ेगा। अच्छा। और क्योंकि उसमें जब विटनेस एग्जामिन्स हो रहे थे, तो वो जब विटनेस एग्जामिन हुए थे, तो उस विटनेस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत से शवाहिद नहीं मिले थे। अब शायद उस टाइम पे कोई पॉलिसी मेकिंग थी, क्या थी, जो उनको सज़ा हुई है, बट वो सज़ा मेरे ख्याल में बनती नहीं थी उनके ऊपर, जिस सज़ा की भेंट वो चढ़ गए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपको कभी ऑफ़र आई है एमकेएम की तरफ से कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें? नहीं, मेरे पास फिलहाल कोई ऐसी ऑफर नहीं आई। और ना आपका इरादा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का, एकदम एक सियासी शख्सियत बनने का? देखें, ये फैसला जाहिर सी बात है मेरे जो वेल विशर्स हैं, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे साथ लोग हैं, मैं उनसे ही मशवरा करके करूँगा। फ़िलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर हसन खान साहब। बहुत बड़ा पॉडकास्ट हुआ है, हमारे पास और भी सवाल थे जो हम इनसे पूछ सकते थे। इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में इनको वापस बुलाएंगे और मज़ीद सवाल करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।